नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। चलिए इसी शेर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सबसे पहली जो कि है छत्तीसगढ़ से, बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, यानी कि विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल अभी भी मंत्री बने रहेंगे, मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी से उनकी बहुत सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, उसका भी अंश सुना रहे हैं। उस बातचीत को भी सुनाएंगे, सब कुछ बताएंगे, क्या क्यों कहा कब कैसे सब कुछ बताएंगे। पहले वो अंश सुन लीजिए। आप तो कह रहे थे कि 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूं, आज अचानक से विधायक पद से इस्तीफा देना, इसके पीछे की कहानी क्या है? लोग जानना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में डैमेज कंट्रोल किए हैं। नहीं, आज भी अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो 6 महीने तक वो मंत्री मुझे रख सकते हैं। विधायक या सांसद में से दोनों कोई एक पद को छोड़ना ये बाध्यता है 14 दिन की, और उसी के तहत आज इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं क्या? नहीं, विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री पद से थोड़ी दे रहे हैं। ये क्लियर कर दें भाई। देखिए, विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं बृजमोहन जी, ये ब्रेकिंग है। मंत्री बने रहेंगे ये कहें हम? नहीं, मंत्री तो मुख्यमंत्री जी जब तक चाहेंगे तब तक रहूंगा। नहीं तो आपकी उनसे बात तो हुई होगी ना कि कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना, इस संदर्भ में बात तो हुई होगी। बात हमारी रोज होती है, कल भी बात हुई है, परंतु उन्होंने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो क्या माना जाए? विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है मुझे कि 21 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो उसमें आपको शामिल होना है। बहुत सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। ये अंश था, बातचीत की है एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी सीधा जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करेंगे, समझेंगे बड़ी पशोपेश जो चल रही है। ज्ञानेंद्र जी, बातचीत हुई, संविधान विधान सबका ज्ञान है, बृजमोहन जी ने सब कुछ समझा दिया है, क्या आपने समझा, क्या महसूस किया और क्या कहते हैं कानून नियम विधान? सब कुछ बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा नीतीश, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं? क्योंकि विस्तार न्यूज ने इस्तीफा देने जाने से पहले जब वो डॉक्टर रमन सिंह के घर जा रहे थे नीतीश, तब विस्तार न्यूज ने सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बृजमोहन अग्रवाल से ये पूछा कि ये बताइए कि पहले तो आप ये बताइए कि आप इतने झगड़ालू क्यों हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल ये कि आप ये बताइए कि अगर आप विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो मंत्री पद से भी इस्तीफा? तो उन्होंने कहा नहीं, विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भी मैं मंत्री बना रहूंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, वो तो देना ही होगा, एक पद पर ही रहना होगा, वो तो देना ही होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में जो बृजमोहन अग्रवाल का कद है वो बच्चा बच्चा जानता है, और वो ये जानता है कि बृजमोहन अग्रवाल इतने बड़े कद के नेता हैं। और आज उन्होंने इशारों में 2-3 अहम बात और कही है नीतीश। उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है कि मेरे घर के बाहर खड़े हजारों लोग चाहते हैं कि मैं देश का भी नेतृत्व करूं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि नहीं, ये जनता चाहती है। मेरे उस सवाल पर कि क्या आपको केंद्रीय मंत्री बनने की चाहत नहीं है, तो मैंने कहा जनता तो चाहती है। तो उन्होंने कहा ये मेरी ताकत है कि जनता ऐसा चाहती है। मतलब मन में सब कुछ है, मन में तो ये भी है, इरादा ये भी है कि 6 महीने तक वो मंत्री बने रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मंत्री कैसे बने रह सकते हैं, मंत्री कैसे बने रह सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ संजय ठाकुर हैं, मेरे सहयोगी, जो कि संविधान और नियम और कानून, जो कि आपने सवाल पूछा है नीतीश कि कैसे मंत्री बने रह सकते हैं, वो संजय ठाकुर बताएंगे। और आने वाले समय में सियासी घटनाक्रम क्या हो सकते हैं और किस तरह से इस इस्तीफे को लेकर सियासत हो रही थी, ये मेरे सहयोगी रवि मीरी बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस्तीफे के बाद मंत्री बने रह सकते हैं। संजय, सबसे पहले ये बताइए, आप संविधान के जानकार के तौर पर आपने रिसर्च किया है, और नीतीश गर्ग और आप जब नीतीश गर्ग बुलेटिन करने जा रहे थे तो आप दोनों मंत्रणा कर रहे थे। आप ये बताइए कि कैसे वो मंत्री बने रह सकते हैं अगर मुख्यमंत्री चाहे तो?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है, मैं शब्दशः पढ़ के सुना देता हूं। एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस मंत्री का पद उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 6 महीने का समय है इनके पास, जब तक ये समय जो पूरा होगा उस बीच अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो वो मंत्री पद पे बने रहेंगे। तो अब सारा अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। अगर वो चाहें तो 6 महीने से पहले उन्हें हटा दें, अगर वो नहीं चाहते तो 6 महीने तक बृजमोहन अग्रवाल ही शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। तो ये बहुत ही, जो ये कानून में लिखा हुआ है, ये भारतीय इसका जवाब भी दे दूं मैं? इसका जवाब भी मैं दे देता हूं कि मुख्यमंत्री, संजय ने क्या कहा, देखिए संजय ने ये पूरा नियम कानून पढ़ के समझा दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहें, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं, ये सवाल भी विस्तार न्यूज ने बृजमोहन अग्रवाल से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप बने रहें। तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ठहराव दिखता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर है। लेकिन मैंने कहा आपकी क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है, तो बृजमोहन अग्रवाल ने कहा बातचीत तो रोज होती है। तो फिर मैंने कहा कि तब साफ कीजिए ना कि आप विधायक रहेंगे या मंत्री बने रहेंगे। तब बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे तो कहा गया है कि इसी 21 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें आप रहेंगे, लेकिन इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद मंत्री पद पर बने रहने और कांग्रेस ने क्या क्या कहा है, जिसके बाद ये पूरा उठापटक हुआ, जिसके बाद ये सियासत गर्म हुई, रवि जरा वो बताइए। कवासी लखमा ने क्या कहा वो बताइए, शिव डहरिया ने क्या कहा, और क्या बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो दबाव नहीं डाला बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा दीजिए और इन तब राजनीति पर विराम लगाई? देखिए, शिव डहरिया ने साफ साफ कह दिया, उन्होंने ऑफर दे दिया है कि आप भैया वापस हमारे पास आ जाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए और 10-12 विधायक लेके आइए, तब हमारे पास से बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और राज्य में हमारी सरकार बन जाएगी और आप जो चाहेंगे वो पद हम आपको दे देंगे। तो कांग्रेस को एक आस थी, तो वो आस टूट गई जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सांसद रहेंगे तो उसके साथ साथ मंत्री का जिम्मेदारी वो 6 महीने तक निभाएंगे जब तक उपचुनाव ना हो। तो कांग्रेस जो राजनीति कर रही थी कि एक ऑप्शन था उनके पास कि राज्य में फिर से कैसे कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी क्या ये भी चाह रही थी कि इस तरह की बयानबाजी से, बृजमोहन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मैं बना रहूंगा, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास आ जाइए, तो क्या, जो मेरा सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ की सियासत पर इसका असर पड़ता? बालोदा बाजार घटना गर्म है, इस दौरान अगर इस तरह की राजनीति बीजेपी के अंदर खाने चलती तो? निश्चित रूप से बीजेपी को लेकर सतनामी समाज की तरफ से जो आक्रोश देखने को मिला, एसपी डीएम कार्यालय को जलाया गया, तो उसके बाद एक माहौल बना था कि विपक्ष सरकार को घेरे। तो विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा था कि सरकार को घेरे, लेकिन बीजेपी ने इसको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं ले चलेंगे तमाम 12 महीना जनता के लिए जब जब जरूरत होगी मैं पसीना बहाऊंगा। अब दायित्व मिला है सांसद का, उम्मीद थी लोगों को, प्रमुखता से आपका नाम आ रहा था, कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। अब ये तो उम्मीद पर ही आसमान टिका हुआ है, इसलिए उम्मीद सबको रखनी चाहिए और उम्मीद से कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। महीने अभी मंत्री बने रहेंगे? मैंने नहीं कहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ थे सुन लिया आपने, बहुत बड़ा बयान दिया है बृजमोहन अग्रवाल ने और हमारे साथ लगातार एग्जीक्यूटिव एडिटर जी जुड़े हुए हैं। फिर से देख लीजिए, वही बात पुनः दोहरा दी गई है, इशारा साफ कर दिया गया है वहां भी मंत्री पद के लिए, और जब तक वहां मंत्री पद क्लियर नहीं होता तो यहां मंत्री पद के लिए। ज्ञानेंद्र सर आपसे। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। संजय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपसे रवि मैं दूसरा सवाल लेकर आऊंगा, कमी खलेगी पर आप तैयारी रखिएगा कि क्यों इस तरह की बात कही गई। लेकिन संजय, अजय चंद्राकर, पुरेंद्र मिश्रा, अनुज शर्मा, राजेश मूणत, ये तमाम लोग जितने भी दिग्गज नेता हैं, सुनील सोनी पूर्व सांसद, ये अमर अग्रवाल ही पहुंचे थे, मैं तो नहीं देख पाया, तो ये सारे बड़े नेता बृजमोहन के साथ पद यात्रा करते हुए रमन सिंह के घर गए थे। इसके सियासी मायने क्या माने जाएं, और क्या बृजमोहन ने यह साबित कर दिया कि भाई साहब हल्के मत लेना, मेरा कद बहुत बड़ा है? देखिए, अपना कद तो साबित किया उन्होंने, और इस पूरे ये जो इन्होंने आज ये जो एक चल रहा था माहौल की, शिव डहरिया कह रहे हैं हमारी पार्टी में आ जाएं, कवासी लखमा मजे ले रहे हैं, इस सब पे रोक लगा दी। जो उनका अनुभव है, 8 बार के विधायक है, अब तो सांसद हैं, 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, ये उनका अनुभव है, उनका कद है, जो आज इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं
वो आज पहुंचे थे उनके साथ, और ये दिखाता है कि रायपुर की जनता उन्हें कितना चाहती है, प्रदेश की जनता उन्हें कितना चाहती है। तो बार बार अपना कद तो वो दिखाते हैं। और यहाँ एक और बात साफ होती है कि केंद्र के लिए भी हो सकता है संदेश हो ये कि देख लीजिए कद है इतना बड़ा, तो मंत्रिमंडल में जगह मिल जो जो महत्वपूर्ण बात थी इसको आपने इशारे में कहा, आपको तो नेतागिरी में नहीं जाना। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। बहुत बड़ी बात संजय ने कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए ये कहीं ना कहीं इशारा है, लेकिन रवि कमी खलेगी। रमन सिंह का है ये बयान, कमी खलेगी। कितनी कमी खलेगी जरा बताइए। देखिए 1990 से लगातार वो विधानसभा जा रहे हैं। 3 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे, उसके बाद लगातार 4 बार से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में रहे और 5वीं बार अभी विधानसभा में गए थे, 8वीं बार चुनाव जीते थे। तो ये पूरा वो लगातार हर कार्रवाई, हर संसदीय प्रक्रिया A to Z सब कुछ वो जानते हैं। और सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए 5 साल विपक्ष में रहे, तब दहाड़ते थे वो विधानसभा में, दहाड़ते थे अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल। हमने देखा है कार्रवाई, जब विपक्ष में केवल 15 विधायक रहते हैं तो अकेले बृजमोहन अग्रवाल खड़े होकर लाठी डंडा मारने लगते थे। कांग्रेस के इधर 70 विधायक है, अकेले इनके 15, और 15 में से अकेले बृजमोहन अग्रवाल। तो ये कमी जो खलेगी, और जो संजय ने बताया कि एक संदेश देने की कोशिश है राष्ट्रीय नेतृत्व को, और जो रवि ने बताया कि विधानसभा में किस तरह से लड़ाई लड़ते थे बृजमोहन अग्रवाल, और जो मैं बता रहा हूं नितेश कि 6 महीने तक मंत्री बने रहने का इरादा है, और पाला सीधे मुख्यमंत्री के उसमें डाल दिया है, मीडिया के सामने आकर डाल दिया है। इसके सियासी मायने समझिएगा नितेश कि मीडिया के सामने यह कह देना कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, मतलब मैं बना रहना चाहता हूं। नितेश, धड़कने तो उनकी भी तेज हो गई हैं। आप कह रहे थे इसमें ये लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं भी दिखाई रहे हैं। उनके 15 दिन से नाम चल रहे थे कि पद खाली होते ही वो भी मंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं धड़कने वहां भी बढ़ गई हैं 15-20 लोगों की कि अरे 2 पदों का क्या होगा, 2 पदों का क्या। नहीं नितेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो इस पूरे मसले पर आज इस्तीफे से लेकर मंत्री बने रहने तक जो सियासी घटनाक्रम था, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया कि आखिर कहना क्या चाहते हैं बृजमोहन अग्रवाल। सबसे पहले विस्तार न्यूज में ही बृजमोहन अग्रवाल ने यह बयान दिया था। इस बयान का पोस्टमार्टम हम करते रहेंगे और इसके जो सियासी मायने हैं वो भी विस्तार से दिखाते रहेंगे। नितेश, ओवर टू यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम इस विमर्श के लिए। तो ये विस्तार न्यूज ने आपको दिखा दी जानकारी, लेकिन रमन सिंह ने क्या कहा है इस्तीफे के बाद, रमन सिंह ने क्या कहा है, जरा उसे भी सुनिए। जिन शब्दों की बात हो रही थी, जिस कद की बात हो रही थी। जी हमारे वरिष्ठ साथी और 35 साल के विधानसभा का, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव, लगातार मंत्री पद का अनुभव, और उसके साथ ही साथ उच्च सदन के लिए चुनाव इनका हुआ। 5,50,000 वोट से जीत के वो दिल्ली के लिए, लोकसभा के लिए जीत गए हैं। तो आज विधिवत तरीके से बृजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मोहन जी का विधानसभा में रहने का ही मतलब है, विधानसभा भरा भरा लगता है और विधानसभा में उपस्थिति का एहसास पूरे विधानसभा को होता है। और आज नहीं, हमेशा के लिए जितनी जीवंतता बनी रहती रही है, जितना तीखापन और जितना विद्वता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते रहे, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कमी तो हम लोगों को महसूस होगी। छत्तीसगढ़ का घटनाक्रम आप देख रहे हैं। विशाल कद वाले एक नेता ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद उसके हाथ केंद्र में नहीं आया। लेकिन ऐसी ही बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से, लेकिन इन्हें कृषि मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और अगला सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बुधनी से प्रत्याशी कौन। सवाल तो यह भी खड़ा है कि रायपुर से अगला प्रत्याशी कौन। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान और विधायक पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्याम सिंह तोमर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, बृजमोहन अग्रवाल की जब चर्चा कर रहे थे तो मंत्री कौन, क्या कैसा बातें थी, अब वहां बात करेंगे तो यही चर्चा है कि अब बुधनी से कौन इस्तीफा दे दिया है। प्रक्रिया बता दीजिएगा और फिर बुधनी को लेकर क्या कुछ अब सियासी गलियारे में चर्चाएं चलने लगी हैं।
देखिए, हम ये कहेंगे आज सुबह से ही यहाँ भी चर्चा चल रही थी कि अब शिवराज सिंह चौहान क्योंकि केंद्र में मंत्री हो गए हैं और सब कुछ उनके वो हाथ में आ गया है, जो छत्तीसगढ़ में जो है ब्रजमोहन के हाथ नहीं आया, यानी केंद्र में मंत्री पद मिल गया है, वो संतुष्ट हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आज उनको सुबह झारखंड की दी गई, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। एक और महत्वपूर्ण कदम था उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए। तीसरा, आज उन्होंने अपना लिखित इस्तीफा भेज दिया है और इसके बाद बुधनी, जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी, वहां के लिए एक सुयोग्य प्रत्याशी ढूंढा जाएगा। और ये सुयोग्य प्रत्याशी कौन होगा नीतीश? सुयोग्य प्रत्याशी वही होगा जिसके नाम पर मुहर खुद शिवराज लगाएंगे। अब आप इससे एक कयास मत लगाने लगिएगा कि क्या उनका पुत्र होगा। उनका पुत्र तभी होगा जब भाजपा का केंद्रीय संगठन चाहेगा, उसके बाद ही उसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल चुनौती यही है। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है श्याम जी कि प्रत्याशी वही होगा जिसको शिवराज चाहेंगे। तो भले ही बेटे को ना चाहें, किसी को भी चाहेंगे शिवराज, सहमति होगी। तो ये अपने आप में उनके कद की बढ़ोतरी दिखाता है, बड़ी चीज है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि बड़ा कद्दावर नेता है, बड़े कद्दावर नेता है, हमको ये कहना चाहिए। लेकिन जो है इसके साथ साथ में ये भी है कि जो भी होगा सुयोग्य होगा और बुद्धि के लोगों के लिए जो है एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। आऊंगा अन्य खबरों के साथ आपके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन अभी के लिए शुक्रिया इस खबर के लिए। आ जाइए वापस से आ जाइए। बलौदा बाजार के जो ये प्रकरण हुआ था, जो बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी, उसकी सारी अपडेट विस्तार न्यूज आपको बताएगा। आज क्या हुआ है? भाजपा की 5 सदस्यीय जांच समिति अमर गुफा पहुंची गिरदौसपुरी में। इसके साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा है बलौदा बाजार में, जब जांच समिति के लिए पहुंचे थे। और जो तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। और बड़ी बात यह है कि कल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है बलौदा बाजार के मुद्दे में। सभी मुद्दे बताएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे, विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि हर जानकारी आपको लगातार विस्तार न्यूज बता रहा है, हर अपडेट आपको समझा रहा है। इसीलिए ये अपडेट आपको बताना जरूरी है। लेकिन क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा वो सुन लीजिए, किस किस की प्रतिक्रिया आई है। समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है, और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। इन भूमिका तो कांग्रेसियों का है, समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। आप सबको देख ही रहे हैं, 15,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था, बस गाड़ी का व्यवस्था, और मंच में कौन बैठा वो भी दिख रहा है। तो आपने सुन लिया, जब समिति पहुंची भारतीय जनता पार्टी की तो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले ने क्या कहा। अब आप समझिए किन 3 अपडेटों को हम आपको बताने जा रहे हैं, सीधा समझ लीजिए। ये रहा छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार जिला। बलौदा बाजार से जुड़ी अपडेट क्या है? 5 सदस्यीय जांच समिति पहुंची कहां? बलौदा बाजार। दूसरा घटनाक्रम क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है, लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है और आज भी गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी है, धाराएं दर्ज की गई हैं। सब कुछ बताएंगे मेरे सहयोगी रवि मिरी। और क्या हो रहा है, लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ धारा 144 भी बढ़ा दी गई है, यह भी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा मेरे सहयोगी, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। और कल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, कांग्रेस के क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या रणनीति है, यह भी आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो सब कुछ जो हो रहा है ये बताने के लिए मेरे सहयोगी 2 जुड़ेंगे, रवि मिरी जुड़ेंगे और इसके साथ संजय यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों का रुख करेंगे। अजय यादव, माफ कीजिएगा, अजय और रवि मिरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, दोनों ही सहयोगी। अजय, क्या कुछ हुआ आज? वहां जांच सदस्यीय टीम पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ उन्होंने सर्वे किया, क्या मुआयना किया और क्या कुछ फिर बताया? जी, मैं बता दूं कि आज सुबेरे बीजेपी के जो 5 सदस्यों की टीम है जो भाटापारा बलौदा बाजार जिला पहुंची थी, माफी चाहूंगा, जो गिरौदपुरी के जो अमर गुफा है वहां पे निरीक्षण किए सुबेरे 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो है वो लगभग 2 बजे करीबन बलौदा बाजार पहुंचा गया है। वहीं पे जहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, जो सतनामी समाज के जो
समाज वाले जो 10 तारीख को दशहरा मैदान में जो वहाँ पे प्रदर्शन किया था, वहाँ का मुआयना किया गया। उसके बाद दोपहर में रेस्ट हाउस में, यहाँ के बलौदा बाजार के रेस्ट हाउस में अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत की। अभी मैं बता दूं कि जो 5 सदस्यों की जो टीम है वो बलौदा बाजार कलेक्टर परिसर पे अभी जायजा लिया जा रहा है, और जैसे ही जायजा लेने के बाद भी कुछ बता पाएंगे। जी ठीक है, यानी कि जायजा ले रही है टीम। और रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और रवि का रुख करूंगा। रवि, गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, धाराएं लगाई जा रही हैं, दूसरी तरफ शांति की बात की जा रही है, इसके साथ ही जो है कल कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, क्या कुछ है इन सभी चीजों को लेकर जानकारी? और धारा 144 भी बढ़ा दी गई है। संक्षिप्त में क्विक सारी चीजों के जवाब दे दीजिए रवि। नितेश, 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इसको बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी और राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन नितेश, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि सियासत हो रही है, दोनों पार्टी से सवाल उठाए जा रहे हैं, दोनों पार्टी से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसके आरोप में कितना दम है उसको भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस तो सिर्फ इतना कह रही है कि कानून व्यवस्था लचर रही, इसी कारण से इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी ये साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस के नेता इसमें जुड़े हुए हैं। 15,000 लोगों के लिए भोजन कौन बनवा सकता है? सैकड़ों गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था कौन करता है? क्योंकि इस पूरे आंदोलन में अभी तक कुछ अजय कह रहे हैं, इस वक्त कुछ अजय कह रहे हैं, शायद वहां पर जांच समिति बैठ गई। अजय, सीधा बात भी करिएगा उनसे। जांच समिति की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, वही कलेक्टर परिसर में जायजा। हमारे साथ मंत्री जी है, टंकराम जी है। सर, जायजा लिया गया है बलौदा बाजार जिले के, जानेंगे। अभी हम कलेक्टर परिसर का परिभ्रमण कर रहे हैं। हमने उस दौर को भी देखा है, उस दिन को भी देखा है जब जलते हुए आग के लपटे और धुआं। अब सब शांत हो गया है, बलौदाबाजार भी शांत हो गया है। और अभी जो नए कलेक्टर आए हैं उसको निगरानी में निरीक्षण में बहुत तेजी से काम चल रहा है। फिर सुनते जो स्वरूप है उनके आने का है। सर, जैसे कि आज गिरौदपुरी और अमर गुफा में मुआयना किया गया, बलौदा बाजार में अधिकारी कर्मचारियों से बैठक ली गई, अब बलौदा बाजार के कलेक्टर परिसर एसपी परिसर का निरीक्षण किया गया, क्या निकल के सामने आया? देखिए, जांच चल रही है और जो उपद्रवी तत्व इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा उपद्रव किया गया, अग्निकांड किया गया, उसको चिन्हांकित करके उसकी कार्रवाई की जा रही है, उठा रहे हैं, उनकी कार्रवाई होगी। उनके क्या उसको बनाते और नहीं बनती तरह से बख्शा नहीं जाए। जो तो थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया अजय यादव, मैं आपके पास आऊंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन टंकराम वर्मा ने बता ही दिया कि क्या कुछ विवेचना चल रही है। रवि मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कल कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन, उसकी क्या तैयारियां कांग्रेस ने की है, क्या कुछ करने वाला है? देखिए, कांग्रेस जिला स्तर प्रदर्शन करेगी। इसमें सभी कांग्रेस के जितने पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, वो सभी हर जिले में मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस सवाल को मैं नितेश बता रहा हूं, जिस सवाल के दम को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको पूरा करने दीजिएगा मुझे, क्योंकि दोनों ही पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि कानून व्यवस्था लचर रही, बीजेपी कह रही है कि इसको कांग्रेस के नेताओं ने स्पॉन्सर किया, उनको खर्चा उठाया उन्होंने। तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे प्रदर्शन में सतनामी समाज से किसी ने नेतृत्व नहीं किया है। तो किसने नेतृत्व किया है, किसने पूरा पैसा इसका खर्चा उठाया है? क्योंकि 20,000 से ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, तो किसी न किसी ने तो ये खर्चा उठाया होगा। तो बीजेपी ने जो सवाल उठाए, इसमें भी दम है नितेश। ठीक है, और कितना दम है, क्या कुछ होगा, सब कुछ बताते रहेंगे आपके माध्यम से। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी आपको दिखाया कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा सौंप दिया। बता रहे थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कि उन्हें ऑफर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि आ जाइए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। शिव डहरिया ने, पूर्व मंत्री ने ऑफर दिया था। क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए, फिर सीधा आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ही आपसी खींचतान है। रमन सिंह जी के बेचारे को पूछा नहीं जा रहा है। रमन सिंह कह रहे हैं विधानसभा का जो काम चल रहा है उसको जल्दी करा दिया जाए, बाकी कामों को जल्दी कराया जाए। कोई सुनवाई कर नहीं हो रही है। उनको भी वहाँ जाके मुख्यमंत्री निवास में मीटिंग लेना पड़ रहा है। अभी जो इन लोगों का प्रशिक्षण हुआ मंत्रियों का, उसमें रमन सिंह जी को नहीं बुलाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी में कई तरह के लोग हैं और कई तरह के गुट हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूं कि नहीं दूं, विधायक से दूं कि सांसद से दूं, ये मैं तय करूंगा।
तो ये पार्टी से बड़े हो गए हैं कि पार्टी ने उनको कहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, जीत गए हैं तो विधानसभा दे देना चाहिए इस्तीफा, लेकिन वो तुरंत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटोवल की स्थिति है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के ऑफिस में बीजेपी ढोल नगाड़े बजाने वाली है। सभी पार्षद जाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, लेकिन खुशी जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि महापौर का विरोध करने के लिए यह सब कुछ होगा। जी हां, निकाय चुनाव में भले ही समय है, लेकिन माहौल अभी से टाइट हो गया है साहब। 18 जून को बीजेपी पार्षद दल प्रदर्शन करेगा, महापौर कक्ष में ढोल नगाड़े बजाएगा। जल संकट की समस्या से, अमृत मिशन की समस्या से, लेट लतीफी से और 2 मॉल में बकाया 20 करोड़ का सेटलमेंट 2.5 करोड़ करने पर सवाल पूछेगा। रवि मिरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और संजय ठाकुर जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करूंगा और उन्हीं से जानूंगा। संजय जी, अनोखा तरीका है, जश्न में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, विरोध में ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। मांग क्या क्या है? नगाड़े बजाने के बाद मांगों का समाधान है? देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन करने में जो है बीजेपी का कोई सानी नहीं है। महापौर हैं एजाज ढेबर, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, बहुत ही ताकतवर थे। पूरा नियम बदल दिया गया था। पहले महापौर का चुनाव सीधा होता था, यहाँ महापौर एजाज ढेबर को चुनने के लिए पार्षदों ने चुना महापौर। अब हुआ क्या है, जो इस वक्त गर्मी जो तप रहा है रायपुर, वहाँ जो जल संकट है, इसे लेकर, इसके अलावा अमृत मिशन योजना में जो लेट लतीफी चल रही है, इसे लेकर बीजेपी ने सोचा कि प्रदर्शन किया जाए, कांग्रेस के जो महापौर हैं उन्हें जगाया जाए। और इसके लिए इन्होंने रास्ता क्या चुना कि ढोल नगाड़े बजाएंगे। ढोल नगाड़े बजाकर पहुंचेंगे महापौर के बंगले के सामने और उन्हें बताएंगे कि भाई ये सब समस्याएं, इन्हें ठीक करिए। तो बीजेपी है, बीजेपी अपने प्रदर्शन के तरीकों के लिए जानी जाती है। खैर, प्रदर्शन तो अगली जगह है संजय जी, लेकिन यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है चुनाव का। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का मोर्चा खुल गया है और सबसे बड़े शहर में तो पूरी तरीके से बीजेपी तैयार हो गई। देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी ही है ये कुल मिलाकर, क्योंकि इस बार ये चाहती है बीजेपी। देखिए बस्तर में क्या हुआ, बस्तर में तो महापौर ही जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन जिन क्षेत्रों में बच गए हैं वहाँ ये बीजेपी की तैयारी है कि अभी से ही माहौल ऐसा बनाया जाए कि इस चुनाव में इन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यही वजह है कि अभी से महापौर के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक गांव के खेत से ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो आया है। दिखाता हूं आपको कैसा वीडियो आया है, देख लीजिए। ये ट्रैक्टर, ये स्टंट और ये खेत, और ये ऐसे स्टंटबाजी चल रही है कि आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए कि भाई किसने नया स्वराज का ट्रैक्टर ऐसा चलाया है कि बिल्कुल स्टंट देश विदेश की तरह दिखाई दे रहा है। अलग विदेशों में आप देखते होंगे ऐसी स्टंटबाजी, और ये स्टंटबाजी डिंडौरी में देखने को मिली है। भागे भागे चले आ रहे हैं आसपास के ग्रामीण, वो देखिए तस्वीर, भागे चले आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, स्टंटबाजी हो रही है। तो इस तरह की तस्वीर आई है, लेकिन तस्वीर दिखाने का मकसद यही था कि आप मत करिएगा। स्टंटबाजी जो है वो एक कला है, वो अलग चीज़ों में होती है। इस तरीके से स्टंटबाजी बिल्कुल ना करें। ये खेत था, लेकिन सड़क इत्यादि जगहों पर स्टंटबाजी ना करें। और मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर अब 24 घंटे खुलने वाले हैं। 7 दिन खुलने वाले हैं, 12 महीने खुलने वाले हैं, यानी कि 365 दिन। इसकी जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट भी किया है। 24 घंटे बाजारों के खुलने से प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा, क्या नफा क्या नुकसान होगा, रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सीधा सहयोगी का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में अब बाजार 24 घंटे गुलजार रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फिलहाल जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के साथ 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप शामिल है, इन जगहों पर 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की है। प्रदेश में अब 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। सीएम ने एक्स पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 24 घंटे खुलेंगे बाजार, बढ़ेगा व्यापार। अब प्रदेश में दिन रात खुलेंगे बाजार, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। 24 घंटे खुलेंगे बाजार तो बढ़ेगा व्यापार, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 16 बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट्स, ऑफिस, दुकान, कंस्ट्रक्शन साइट और औद्योगिक क्षेत्रों में होगा 24 घंटे काम। इसके साथ ही जब 24 घंटे बाजार खुलेंगे तो प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। बड़े शहरों में व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा संचालकों की आय में वृद्धि होगी, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जरूरी सुविधाएं 24/7 उपलब्ध होंगी। हालांकि पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद अब मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 24/7 ये रिपोर्ट आपने देख ली और श्याम जी मेरे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। श्याम जी, 24/7 का ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक तरफ इंदौर नाइट कंचल की अलग तरीके से आलोचना हो रही थी, लेकिन क्यों इसके बाद भी 24/7 का फैसला लिया गया? क्या इसके पीछे तर्क है, रणनीति है और कितना इसका इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, सीधी सी बात है, कोरोना काल के बाद का जो असर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसका भी, इसको हम मान लेते हैं, इस फैसले के पीछे वो भी है। दूसरा, अर्थव्यवस्था को खड़ा करना ही चाहिए अब, क्योंकि तमाम हमारे मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर मान लिए जाएं, रीवा, उज्जैन भी उसी का डगर पर है, लेकिन फिर भी 4 बड़े शहरों में नाइट कल्चर जो है अब धीरे धीरे जो है जोर पकड़ रहा है। तो ऐसे में अगर लोगों को सुविधा मिलती है, मार्केट की व्यवस्था खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है आम लोगों का अर्थतंत्र भी मजबूत होगा और सरकार को भी फायदा होने वाला है। एक चीज़ और श्याम जी, जब 24/7 बाजारों को खोलने की चीज़ें हो रही हैं, उस समय प्रशासन भी कितना तैयार है? एक्शन ले लिया गया, आगे इसके परिणाम पता चलेंगे। अभी से इसको वो नहीं कहा जा रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक मंथन, क्या इसके लिए पुलिस बल की भी बढ़ोतरी की बात की गई है? इस योजना के क्रियान्वयन के साथ नगर पालिका, नगर निगम जो भी हैं, इनको भी एक्टिवेशन की बात की गई है, या फिर चरणबद्ध तरीके से पहले कुछ दुकानें फिर पूरा जो है बाजार गुलजार होगा? नितेश, विस्तार न्यूज जैसा हमेशा कोशिश करता है, उसी तरह बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि आपने फैसला तो ले लिया, लेकिन आपके मानव संसाधन आपके पास है क्या उतना, खासकर सुरक्षा इंतजाम है क्या उतने? तो अभी तो हमारा जवाब ये है कि अभी हमको बहुत ध्यान देना होगा, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो। जब मार्केट खुलेगा तो रात में जो है वाहन भी चलेंगे, यातायात पुलिस उतनी है क्या? ये तमाम बुनियादी सवाल हैं जिन पर सरकार को फोकस करना है। पहले चरण में सीमित क्षेत्र को ही खोला जाएगा, यानी कुछ मॉल्स को, कुछ बाजारों को खोला जाएगा। अगर एकदम से खोल देंगे तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी और लोगों को सुविधा के बजाय असुविधा होगी। दूसरा, गुंडे मवालियों का क्या करेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो घात लगाए बैठे होंगे और उनको पकड़ने के लिए पुलिस अपने इक्विपमेंट के साथ मौजूद रहेगी, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, किसी भी योजना को गति देने के लिए सिस्टम कितना मुस्तैद है, इसी पर हम बात कर रहे थे श्याम जी। लेकिन जो भी तस्वीरें होंगी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित सभी दिग्गज नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्लस्टर बैठकें भी हो रही हैं, तमाम तरह की अलग अलग बैठकें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल में। और लोकसभा चुनाव के बाद पूरा दिन ये जो है बैठकों का दौर चला है। रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है ये दिन। इसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन हो रहा है। अंचल शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अंचल जी, क्या क्या बैठकें हुई हैं, क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या किस किस तरीके की बैठकें हुई हैं, क्या क्या हुआ है?
देखिए सीएम अभी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। जी, नीतीश, जी, बिल्कुल। सीएम कुछ कह रहे हैं। अभी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक खत्म हुई है और इसके बाद जो है तो कोर कमेटी की भी बैठक होनी है। यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं और आज प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष, संयोजक, जिला प्रभारी और लोकसभा प्रभारियों को यहाँ पर बुलाया गया था। और अभी सीएम क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरूर सुन लेते हैं। जल्दी आओ। ये इसको तो अंचा शुक्ला मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जैसे ही मुख्यमंत्री जो भी इस संदर्भ में बोलेंगे सीधा आप तक हर जानकारी विस्तार न्यूज पहुंचाएगा। लेकिन ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है रणनीतिक लिहाज से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं और उनके साथ वीडी शर्मा भी मौजूद है। क्या लाइन रखें? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना ज़बरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बना है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और स्वाभाविक रूप से संगठन के आधार पर जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो आज हमारे अपने माननीय प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो मेन एक तरह से टोली थी उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला है और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। तो ये जो भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बना है, सरकार के साथ खड़े होकर के संगठन के अंदर तक की ताकत के आधार पर, मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को हमने बधाई दी है और उम्मीद की है कि ये जो विश्वास हम पे बना है, हमने आगे जा कर के लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिस ढंग से लगभग लंबे समय से हमारी सरकार है और सरकार के किए कामों के आधार पर जनता में धीरे धीरे हर बार वोट परसेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम अपने कामों के एजेंडे के बलबूते पर भविष्य में और बहुत सारे अच्छे काम ले रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश की गौरव रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती 24 जून से चालू होने वाली। ऐसे में एक ऐसी साम्राज्य जिसने अपने गोंडवाना राज्य के बलबूते पर भारत का नाम रोशन किया और अकबर से टक्कर लेने की हिम्मत दो बार तो उसकी सेना को परास्त किया, 33 युद्ध लड़ी, सभी युद्ध जीती है और अंत में प्राण उत्सर्ग किए। ऐसी महारानी के लिए पूरे साल के आयोजन हम अलग अलग प्रकार से बनाने वाले हैं। एक और सौभाग्य की बात है, महारानी अहिल्याबाई का भी ये 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के कई राज्यों के अंदर कई धार्मिक और अन्य अन्य सामाजिक गतिविधियां संचालित उनने की थी। उन सब का पुनरावलोकन करते हुए भविष्य में कितना अच्छे से करे सरकार, उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भविष्य में जो भाजपा के आधार पर जनता ने विश्वास किया है, हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें, और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी कर। तो प्रत्येक जिले के, प्रत्येक विधानसभा के, जिले में जितने भी विधायक हैं, जितनी विधानसभा होती हैं, उनको जोड़कर कैसे जिले का विकास हो, इस पर मंथन हुआ है, बातचीत हुई। इसके साथ ढेर सारी चीजें हुई, सुन लिया आपने। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। इसे मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर राजौरा का मुख्य सचिव बनना लगभग तय है। वहीं डीजीपी के लिए 2 नाम सामने आ रहे हैं और प्रदेश के 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही नए सिरे से प्रशासनिक जमावट करने वाले हैं।
अब जल्द ही मंत्रालय और मैदानी स्तर पर नए सिरे से प्रशासनिक जमावट होगी, जिसमें 6 माह के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रारंभिक चर्चा भी कर चुके हैं। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ ही मंत्रालय में प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होंगे। इस फेरबदल की पहली सूची में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नए दायित्व दिए गए हैं। अभी 3 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्य सचिव बन सकते हैं। डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम सबसे आगे है। सीएम कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राजेश राजौरा 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर में बतौर कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे, जिनमें रायसेन, छतरपुर, सतना, सीहोर, मुरैना और भिंड शामिल हैं। वहीं कई जिलों के एसपी को भी बदलने की चर्चा है, जिसमें होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, शहडोल, मंदसौर और आगर मालवा शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव फहरीन खान की ओर से आदेश जारी हुआ, जिसमें IAS अधिकारी राजेश कुमार राजौरा, संजय कुमार शुक्ला और रश्मि अरुण शमी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और अपर मुख्य सचिव का दायित्व निभाने वाले डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा को अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अपर मुख्य सचिव का दायित्व भी सौंपा गया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर राजेश राजौरा को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाना लगभग तय है, इसलिए उन्हें अगले 2 महीने मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया है, ताकि वे सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़े फैसलों को लेकर सभी विभागों से समन्वय बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भाई, मुख्य सचिव की बात हो रही है, 6 कलेक्टरों की बात करना तो जरूरी है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विवेक, राजौरा ही क्यों बन सकते हैं मुख्य सचिव, ये बता दीजिएगा, और ये जो तब्दीली है ये बता दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में करीब 20 साल पहले उज्जैन में वो कलेक्टर थे, जिस वक्त मोहन यादव वहाँ पे नेता हुआ करते थे, विधायक भी नहीं थे। उस वक्त राजेश राजौरा वहाँ के कलेक्टर थे। तमाम सारे कामों को लेकर राजेश राजौरा वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क करते थे। और जब मध्य प्रदेश में 20 साल के बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके सचिवालय में ACS पहली बार नियुक्ति हुई है, वो है राजेश राजौरा की। और सरकार कोई भी रही हो, करीब 20 से 22 साल 25 साल अनुभव उनको हो चुका है मध्य प्रदेश की ब्यूरो, या तो कहें 30 साल तक। 30 साल में कई बड़े चैलेंजेस को उन्होंने पूरा किया है। मध्य प्रदेश में कृषि कर्मठ अवार्ड अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिला है तो देश भर में मध्य प्रदेश है। उसके पीछे राजेश राजौरा की अहम भूमिका रही है और तमाम सारे विभागों में लंबे समय तक काम करते रहे। गृह का मामला हो या फिर उद्योग विभाग का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, तो तमाम सारे विभागों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। ऐसे में सरकार की जो चुनौतियां हैं उनको पूरा करने के लिए राजेश राजौरा फिट अधिकारी हैं। और यही वजह है कि पहली बार मध्य प्रदेश के सचिवालय में ACS स्तर के अधिकारी की नियुक्ति हुई है। उससे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान सिर्फ 2 ही राज्य थे जहां पे CM सचिवालय में किसी ACS स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई। लेकिन ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा मौका है कि राजेश राजौरा CM सचिवालय में बतौर ACS पदस्थ हुए। अभी तक मात्र वहां पे PS पदस्थ होते थे, लेकिन ACS स्तर के अधिकारी को वहां पदस्थ करना, यानी कि कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया के तौर पर राजेश राजौरा बन सकते हैं। और इसके बाद जब राजेश राजौरा पूरी तरीके से CS बन जाएंगे तो वो अपनी एक टीम बनाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ तमाम सारी योजना है, PM की गारंटी है। इन तमाम मुद्दों को धरातल पे उतारना ये सरकार के सामने चुनौती है। इसलिए सरकार की गुड लिस्ट में शामिल राजेश राजौरा अगले चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। माफी चाहूंगा विवेक, और बात करता विस्तार से इन 6 की टीम के बारे में भी बात करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, अभी वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतना सटीक विश्लेषण जानकारी बताने के लिए। बहरहाल एक और निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाई लेवल मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कई रियायतें दी जाएंगी। यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए सब्सिडी देने के साथ ही बिजली पानी में भी रियायत दी जाएगी। और श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा भोपाल से, उन्हीं का रुख करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दे जो हैं
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ खास है इस प्रस्ताव में, सब कुछ उन्हीं से समझेंगे। श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। श्याम जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने की बात की जा रही, क्या ये नई यूनिवर्सिटीज खोलने के संदर्भ में या पुरानी जो कंटिन्यू है उन्हीं के संदर्भ में है, और क्या कुछ खास है, विशेष है? देखिए, खास बात यह है कि अब विश्वविद्यालय खोलना ही होंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति वो लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में जो नवाचार करने हैं वो नवाचार तभी हो पाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी हो। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इसलिए ज़रूरी है कि बड़े शहरों में तो शासकीय, जिनको कहना चाहिए विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जो इंटीरियर की बात करें, छोटे ज़िलों की बात करें, तो वहाँ के जो युवा हैं, नौनिहाल हैं, वो कब तक जो है बड़े शहरों की ओर रुख करेंगे। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि उनके क्षेत्र में ही यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, और जो बड़े पैमाने पर इन यूनिवर्सिटीज़ को खोलेंगे समूह, उनको सब्सिडी दी जाए, ताकि जो है वो प्रोत्साहित हों और अच्छी सुविधाओं के साथ में अच्छी शिक्षा दे सकें। ठीक है श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की, जहां एक और कथित घोटाला सामने आया है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक कोविड काल में 2020 से 22 तक इंदौर में सरकारी खजाने को जमकर लूटा खरोसा गया है। इस आपदा को अवसर में बनाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। राधा स्वामी सत्संग कोविड सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से इसकी जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा गया है। में 2020 से लेके 2022 तक कोविड काल में जो 2 अधिकारी नियुक्त हुए थे, उन्होंने जमकर लूटापाटी की, जमकर घोटाले किए। राधा स्वामी सत्संग सेंटर कोविड सेंटर जो बनाया गया था, उसमें 1.25 करोड़ से ज़्यादा जनता से पैसा एकत्रित किया गया, और सरकार से भी उसमें 5.75 करोड़ और 5.90 करोड़ दोनों लहरों में लिया गया। वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की लूट हुई, लेकिन पूरे कोविड काल में ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं लगे। कोविड ही काल में नगर निगम के बजट से 100 करोड़ रुपए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए निकाले गए, जबकि उस समय लॉकडाउन पीरियड था और ट्रैफिक व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता है। इन सारे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को सबूतों से शिकायत की गई है कि इसमें FIR दर्ज होना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। इंदौर में क्या हो रहा है पुनीत? निगम घोटाला आया, अब ये आरोप, क्या कुछ इनका आरोप है, क्या कुछ दस्तावेज कहते हैं, किस विभाग ने इस तरह से काम किया है? जी बिल्कुल, देखिए उस समय पर प्रशासन के हाथ में ही सारी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि नगरीय निकाय तो सब भंग हो चुके थे, समय पूरा हो चुका था। तो जो ये आरोप लगाया है कांग्रेस की ओर से प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने, उनका कहना है कि जो कोविड सेंटर बनाया गया था, एक सभी हॉस्पिटल को अलग छोड़कर, उस टाइम जब क्राइसिस मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पे इंदौर प्रशासन ने एक अलग कोविड सेंटर बनाया था, जो कि राधा स्वामी सत्संग की जमीन पर बनाया गया था। काफ़ी बड़ा वो एरिया है, 600 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया था, जो कि टेम्प्रेरी है, लेकिन उसके लिए बड़ी खरीदी की गई थी, जैसा कि राकेश सिंह यादव बता रहे हैं। तो जब वो सेंटर खत्म किया गया, तीसरी लहर तक इंतजार किया गया, जब ओमिक्रॉन की लहर आई थी तब तक, और उस समय जब कुछ नहीं निकला तो उस हॉस्पिटल को डिसमेंटल कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि वो सब सामान कहाँ बेच दिया गया, वो मद किसने रखा, इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लाखों रुपए की सामग्री थी, उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे, पलंग थे, बिस्तर, गद्दे और भी तमाम तरह की जो इक्विपमेंट्स उस समय पर लग रहे थे, वो सब भी वहाँ पर थे, लेकिन वो कहाँ गए यह किसी को नहीं पता। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आरोप है कि इंदौर शहर के जो दानदाता है, उनसे दान लिया गया था ऑक्सीजन प्लांट बनाने के। ऑक्सीजन की मारामारी थी नितेश उस समय, आपको भी याद होगा, 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे राधा स्वामी सत्संग की जगह पर, लेकिन एक भी नहीं लग सका। बाद में एक छोटा प्लांट लगाया गया, वो भी PC सेठी अस्पताल में। तो जो रुपया जमा हुआ था, वो रुपया कहाँ गया? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि जो 100 करोड़, एक तरफ जान के लाले पड़े थे, दूसरी तरफ जान की रक्षा के नाम पर उस चुनौती में भी इतना बड़ा कारनामा हुआ। बताइए, आरोप अगर सही होंगे तो कितनी भयावह स्थिति है, ये बताइएगा। और थोड़ा सा इस राधा स्वामी सत्संग और कैसे अधिकारियों का इंटर रिलेशन हुआ, ये पूरी जो कार्य योजना थी, उस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिएगा।
जी देखिए, जिस समय हाहाकार मचा हुआ था, सभी हॉस्पिटल फुल हो चुके थे, उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लान बनाया था कि एक इस तरह की बड़ी जगह चाहिए जहां पर टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जा सके। तो इसलिए राधा स्वामी सत्संग की जमीन ली गई थी, वहां पर यह टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया था। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है कि यदि यह घोटाले की जाँच होती है और घोटाला खुलकर सामने आता है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ IAS अधिकारी भी फंस जाएंगे नीतीश, क्योंकि काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। लोग मर रहे थे उस समय, लोगों को इलाज की जरूरत थी। और बड़ी बात यह है कि 600 बेड के इस अस्पताल में कभी भी 60-70 से ज्यादा लोग एडमिट भी नहीं हुए। 60-70 भी ऐसे लोग एडमिट हुए हैं जिनको एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी, जिनको होम आइसोलेशन रखा जा सकता था। तो निश्चित तौर पर ये जो बहुत बड़ा आरोप है, सीएम को पत्र लिखा गया है और इस पर संजीदा जांच होनी चाहिए। शुक्रिया पुनीत, इस बेहद महत्वपूर्ण इंदौर वासियों के लिए, इंदौरियंस का मुद्दा उठाने के लिए। आगे ग्वालियर चंबल अंचल चलेंगे जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है। बताइए, आपके यहाँ बादल आ चुके होंगे, इंतजार हो रहा होगा कि बारिश होगी, कहीं जगह बारिश हो रही होगी, लेकिन ग्वालियर में भीषण गर्मी है। रविवार को अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री था, 45.746 लगभग। 14 साल बाद एक बार फिर जून के तीसरे सप्ताह में ग्वालियर में भीषण गर्मी देखने को मिली। वहीं प्रदेश की सबसे गर्म रात भी ग्वालियर में दर्ज की गई। यहां रात का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह तक टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब बना रहेगा। साथ ही जमकर गर्म हवाएं चलेंगी। अनिल गौर जुड़ गए हैं। अनिल, ग्वालियर मौसम इतना क्या बदल गया कि इतनी भीषण गर्मी हो रही? क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? और अभी जब एक तरफ मानसून आने की खुशी चल रही तो दूसरी तरफ वहां लू के थपेड़ों की बात हो रही। बिल्कुल, देखिए नीतीश, मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर प्रू मानसून एक्टिव हो गया है, लेकिन यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में आसमान से आग बरस रही है। हालात ये हैं कि यहाँ पर अभी भी 45 डिग्री से अधिक तापमान जा रहा है। यही कारण है कि लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानी हो रही है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अगर बीते रविवार की अगर बात करें तो 45.7 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया और साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश की सबसे गर्म रात इसी ग्वालियर में हुई। तो कहा जा सकता है कि भले ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में हालात वैसे ही हैं जैसे नौतपा में हुआ करते थे। हालात स्थिति यह है कि इस भीषण गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी शाम के वक्त ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उससे राहत नहीं मिली है, बल्कि उमस इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बेचैनी जैसी समस्या भी होने लगी है। नीतीश, क्या बात है अनिल जी, आपने खबर भेजी और उधर भगवान ने बादल भेज दिए, बूंदाबांदी हो गई। शुक्रिया। उम्मीद है ऐसा सैलाब आए कि वहां लोगों को राहत मिल जाए और पर्याप्त रूप से जितना जरूरी है उतना पानी मिल जाए। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर की ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। ग्वालियर के बैंकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ग्वालियर चंबल अंचल के किसी बैंक में फायर एनओसी नहीं है। इसे लेकर नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने 19 बैंकों को नोटिस जारी किया है। फायर सेफ्टी पूरी न होने के चलते 19 बैंकों को नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। इधर मंडला मामले में AIMIM चीफ ओवैसी ने MP सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकारें कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया था कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं। तो राजनीति से लेकर कोई प्रशासनिक हलचल तक और प्रशासनिक हलचल से लेकर किसान तक सभी वर्गों तक हमारी पहुंच है। लगातार खबरें दिखा रहे हैं आपको, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा लगातार विस्तार न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।